बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 3.5 एक्सरसाइज जो है उसके लिए हमने थ्योरी पढ़ी है। मैंने आपको 4 डेफिनेशन उसमें बताई हैं। नॉन होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, फिर जब सोल्यूशन फाइंड हो जाता है तो जब सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा तो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम, और सोल्यूशन फाइंड नहीं होगा तो उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम। फिर मैंने आपको एक चार्ट बना दिया है कि जब नॉन होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करने के कौन से मेथड हैं, होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करने के कौन से मेथड हैं। तो आज हम उन मेथड्स के थ्रू हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो 3.5 एक्सरसाइज स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1। 3.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। पेज 138, 3.5 एक्सरसाइज, मैथ फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट, गिवन सिस्टम टू एक्स प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1, 5x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 2। ये स्टूडेंट हमारा गिवन सिस्टम है। इसको आप सिस्टम नंबर 1 कहते हैं। 3 इसमें इक्वेशन है, 3 ही अननोन है, x, y, z, ये 3 इसमें वेरिएबल है कह लें, अननोन कह लें। अननोन का मतलब है कि ये हमें नहीं मालूम क्या है, हमने इनको फाइंड करना है। और इक्वल के इधर नॉन जीरो कांस्टेंट है, सो दैट्स वाई ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम हमें दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। हमें क्रैमर रूल के मेथड से इसको जो है वो सॉल्व करना है। ये हमारा जो है वो पहला टारगेट है। अब आपको क्रैमर रूल को रिवाइज करना है, वो मैं क्वेश्चन ये करता जाता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। क्रैमर रूल से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपका सबसे पहला काम है कि आपने इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्सेस कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम 1s। ए मैट्रिक्स का नाम उसको रख दें। अब वो क्या बनाया जाएगा आपने कि इक्वल के जो लेफ्ट साइड पे 3 वेरिएबल हैं x, y, z, इन तीनों के जो कोफिशिएंट है, यानी इसका 2 है, y का भी 2 है, z के साथ जब कुछ नहीं लिखा होगा तो वो इसका मतलब 1 होगा। तो आपने वो इसी तरह पहली रो आपकी 2, 2, 1 की बन गई। दूसरी में इक्वल के सिर्फ वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सिर्फ लिखने हैं आपने। फिर 3, -2, -2, फिर 5, 1, -3। स्टूडेंट, क्लियर होगी बात? तो ये आपका मैट्रिक्स ए बन गया। इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो क्रैमर रूल के अंदर हमने सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स जब बन जाएगा तो हमारा पहला टारगेट है टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट। क्रैमर रूल का पहला टारगेट है ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो क्रैमर रूल नॉट एप्लीकेबल। क्रैमर रूल उस क्वेश्चन पे नहीं लगेगा। ये क्रैमर रूल का डिसएडवांटेज समझ लें आप। क्रैमर रूल सिर्फ उस वक्त लगेगा जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो हो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर ये लगेगा। तो हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक करना है कि क्या ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट। अब हमने 3.3 एक्सरसाइज की है, उसमें हमने ये सीखा है कि हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट इन 3x3 मैट्रिसेस। उसमें हमने सिर्फ फार्मूला भी पढ़ा है, उसके अंदर हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं। तो हमने देखना है, आप किसी भी टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़ीरो नहीं है तो हम टाइप 1 ही यूज़ कर रहे हैं। एक्सपैंड बाय रो 1, एक्सपैंड बाय रो 1, तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a11 m11 माइनस a12 m12 प्लस a13 m13। तो ये आपका ए डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला एक्सपैंड बाय रो 1 का आ गया। अब इसमें आप वैल्यूज़ लगा दें।
का मतलब है ये 2 है, और M11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें, -2 -2 1 -3, फिर ये 2 आ जाएगा। A12 का मतलब ये वाला 2 है और ये वाला नेगेटिव ऐसे आ गया। M12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें, 3 -2 5 -3, फिर उसके बाद +1 आ गया, और M13 पहली रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, 3 -2 5 1। तो ये आपने डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ओपन किया, तो डिटर्मिनेंट 2/2 को जैसे ट्रीट करते हैं, 6 -2 -9 -10, 3 -10। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास 2 × 6 + 2 -2 × -9 + 10, और ये आपके पास +1 × 13। M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -2 5 1। तो स्टूडेंट ये 2 × 8 -2 × 1 और +13, 16 -2 + 13, 29 -2, 27 नॉट 0, ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अगर 0 डिटर्मिनेंट आ जाता स्टूडेंट तो आपने लिखना था कि क्रैमर रूल नॉट एप्लीकेबल, फिर कोई और तरीका सोचते, क्रैमर रूल फिर नहीं लग सकता। अब क्योंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट 27 आ गया है, 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो क्वेश्चन यहाँ ही ख़त्म हो जाता, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, हम कोई और वे आउट देखते। अभी क्रैमर रूल के मुताबिक ये नॉन ज़ीरो आ गया है, इसका मतलब है क्रैमर रूल एप्लीकेबल है, हम आगे यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे, सो क्रैमर रूल इज एप्लीकेबल। तो क्रैमर रूल एप्लीकेबल है। अब हम क्रैमर रूल के मुताबिक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब क्रैमर रूल मेथड हमें ये कहता है कि आप डायरेक्ट x, y, z की वैल्यूज़ यूजिंग वन फार्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। अब वो क्या है, तो हम सबसे पहले डायरेक्ट x फाइंड करेंगे। टू फाइंड x यूजिंग क्रैमर रूल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, we know that x is equal to ax determinant over a determinant। ये क्रैमर रूल में x फाइंड करने का फॉर्मूला है। ax डिटर्मिनेंट यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम आपने a रखा हुआ है, तो उसकी हेल्प लेंगे। a के साथ आपने स्क्रिप्ट में s लिखना है, थोड़ा सा a के नीचे बेस में, a x को थोड़ा सा स्मॉल और थोड़ा सा a के डाउन साइड पे, ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट यही है जो आपने फाइंड किया हुआ है, a डिटर्मिनेंट 27। अब ax डिटर्मिनेंट क्या होगा, अब आपने वो देख लेना है। सो x इज इक्वल टू 1/27, ये मैंने डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट है ना उसकी वैल्यू लगा दी है। और a डिटर्मिनेंट अब कैसे लिखा जाएगा, इसको ax डिटर्मिनेंट कैसे लिखा, अगर x फाइंड कर रहे हैं तो इधर x होगा। x का मतलब है कि इस मैट्रिक्स सिस्टम के अंदर जो x के कोफिशिएंट वाली तीनों इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट है ना वो छोड़ देने हैं आपने, वो वाला कॉलम आपने स्किप कर देना है। जब आप x फाइंड करने लगे हैं तो x का कॉलम स्किप करना है, और वो जो इक्वल के उधर कांस्टेंट है वो कॉलम उधर x की जगह वहाँ जाके लेगा। तो आप यहाँ 3 1 2 ये लिखेंगे, y का कॉलम ऐसे ही रहेगा 2 -2 1, और z का कॉलम भी वैसे रहेगा 1 -2 -3। स्टूडेंट ये एक चीज़ नोट कर लें, ये बोर्ड की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये नेगेटिव नहीं है, ये जस्ट 1 है। y का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 लिखा हुआ है, ये बोर्ड के अंदर को प्रॉब्लम है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास ax डिटर्मिनेंट ये होगा। a डिटर्मिनेंट को आप नीचे वैल्यू लगा दें, इसको 1/27 लिख लें, ये मैंने a डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा ली। और आपने ax डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है,
कि सिस्टम के अंदर x वाला कॉलम तीनों इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनको छोड़ देना है, उसकी जगह जो इक्वल के उधर कांस्टेंट है नॉन जीरो वो इंसर्ट करेंगे पहला कॉलम। दूसरा y वाले कोफिशिएंट्स का कॉलम वैसे ही कॉपी कर देना है, z वाले कोफिशिएंट्स को भी वैसे ही कॉपी कर देना है। अब फिर ये 3/3 का डिटर्मिनेंट, तो इसको फिर आपने उसी तरह सॉल्व करना है। एक्सपैंड बाय रो 1 फार्मूला लगाएंगे a11 m11 am12 a13 m13 और इसमें आप वैल्यूज लगाएंगे 1/27 a113 है, m11 पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें -2, पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें, पहली रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, सिक्स प्लस 2 -3 + 4 1 + 4 1/27 8 1 5। यहाँ तक स्टूडेंट आप इसको एक दफ़ा फिर देख लें, क्योंकि मुझे लेंथी क्वेश्चन है नो डाउट, 5 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, तो मुझे इसको रेज करके यहाँ दोबारा आना पड़ेगा। तो अभी आप ये इसी तरतीब में नोट करना है, ये आपका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इतना, फिर आगे ये जस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लें, ये इसका आपको यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली 3 8 3 24 तो ये भी 27/27 दैट इज़ 1। सो x इज़ इक्वल टू 1, ये x की वैल्यू इस तरह फाइंड हो जाएगी। ये आप इनको सॉल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 27 उसको डिवाइड कर रहा है, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 1। क्लियर? तो मैं इसको यहाँ तक फिर रिपीट कर देता हूँ, आप इसको नोट भी कर लें। स्टूडेंट ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और सबसे पहले क्रैमर रूल से हमें सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। स्टूडेंट ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और हमें इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है। तो आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम 1 पहले लिखना है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स जब आप लिखेंगे तो वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे लिखना है, इक्वल के इधर जो x y z के जो हमारे पास वेरिएबल हैं उनके सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखने हैं, इक्वल के जो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे हैं उनके कोफिशिएंट्स सिर्फ लिखेंगे, तो वो 3 रो 3 कॉलम बन जाएंगे क्योंकि 3 इक्वेशंस हैं। तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। क्रैमर रूल कहता है कि सबसे पहले आप इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट हमने जब उसको फॉर्मेट में लिखा तो हमने देखा कि ये तो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, हमने 3.3 एक्सरसाइज की है, तो एक्सपैंड बाय रो 1 का फॉर्मूला हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कोई ज़ीरो नहीं है। तो हमने ये 3.3 में पढ़ा था कि हम इसको जस्ट फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे और कोई ज़ीरो ना हो तो रो 1 लगाएं। तो ये रो 1 का फॉर्मूला लिखा, a11 की वैल्यू लगा दी 2, फिर m11 कैसे आता है, पहली रो पहला कॉलम छोड़ दें, माइनर है, हमने 3.3 के स्टार्ट में ये माइनर और कोफैक्टर्स पढ़े हैं। सो m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 एंट्रीज लिख लेनी है। फिर माइनस ये वाला a12 पहली रो दूसरा एलिमेंट वो 2 है, m12 पहली रो दूसरा कॉलम स्किप कर दें, जो बाकी बचेगा वो लिखें, फिर प्लस a13 वो आपने 1 लिख लेना है, पहली रो थर्ड कॉलम को छोड़ देना है, तो ये एलिमेंट बचेंगे। ये 2/2 के तीनों डिटर्मिनेंट है, तो उनका जो वे है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का वो यूज़ कर रहा हूँ। -3 × -2 दैट इज +6 माइनस फॉर्मूले का, फिर 1 × -2 दैट इज -2, फिर ये -2 -3 × 3 दैट इज -9, फिर माइनस फॉर्मूले में 5 × -2 दैट इज -10 +1 3 1s are 3, फिर माइनस फॉर्मूले का और 5 2 -10। इसको सॉल्व किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया, तो 27 ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई जो कि नॉन ज़ीरो है। अगर ज़ीरो आ जाती तो क्वेश्चन स्टॉप हो जाता, हम कहते हैं क्रैमर रूल नॉट एप्लीकेबल। अब क्योंकि नॉन ज़ीरो आई है तो इसका मतलब है हमें आगे कंटिन्यू क्वेश्चन को करना है, क्रैमर रूल एप्लीकेबल है, तो क्रैमर रूल इज़ एप्लीकेबल। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप इस सिस्टम में जो 3 अननोन है x y z उनकी वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको x की वैल्यू फाइंड करके दी है। सो टू फाइंड x वी नो दैट
फॉर्मूला ये है, क्रैमर रूल हमें बताता है कि x इस तरह फाइंड किया जाएगा, a और स्क्रिप्ट में इसको आपने x लिखना है, ax डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। इसमें a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया हुआ है जो कि 27 है। ax डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड करना है, लेकिन हमें ax पहले बनाना है। ax कैसे बनाया जाएगा वो बड़ी अहम बात है। x फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ ax आएगा, y फाइंड कर रहे होंगे तो ay आएगा, बाकी चीज़ें फिक्स हैं। ax का मतलब होगा कि आप सिस्टम में x वाले जो कोफिशिएंट हैं उनको स्किप कर देंगे, उनको रिप्लेस कर देंगे, जो इधर कांस्टेंट वाली टर्म्स हैं, जो हमारे k1, k2, k3 जो डेफिनेशन में जिस जगह पे कांस्टेंट आते हैं, उन 3, 1, 2 इस कॉलम से आपने x के कोफिशिएंट के कॉलम को रिप्लेस कर देना है। तो ये मैंने a डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिनोमिनेटर में 27 लिख दी, 3, 1, 2 ये मैंने वो कांस्टेंट x को रिप्लेस करके, x के कोफिशिएंट को रिप्लेस करके 3, 1, 2 लिख दिया, y के कोफिशिएंट वैसे ही, z के कोफिशिएंट वैसे ही। अब फिर ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है तो इसको फिर आपने वही डिटर्मिनेंट फार्मूला से सॉल्व करना है। आपने एक्सपैंड बाय रो 1 का फार्मूला लगा दिया, a11 m11, और a11 की जगह जो वैल्यू है वो m11 जैसे फाइंड करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स हमने इसी पैटर्न पे फाइंड किए। और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें डिटर्मिनेंट 2/2 के वे से, तो इसको सॉल्व करने से भी हमारे पास 27 बनता है, और 27 उसको डिवाइड कर रहा है तो हमारे पास 1 वैल्यू आ गई। सो इस तरह जो अननोन x है वो हमने फाइंड कर लिया यूजिंग क्रैमर रूल, और उसकी वैल्यू 1 बनती है। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली अब हम y की तरफ जाएंगे, तो मैं ये अरेज कर देता हूँ स्टूडेंट, और हम अब y फाइंड करते हैं। सो टू फाइंड y, तो y के लिए पहले y की डेफिनेशन होगी। वी नो दैट y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये y के लिए फॉर्मूला आ गया हमारे पास, जिस तरह x के लिए फॉर्मूला था y के लिए ये होगा। अब इसमें फिर वही वे है कि a डिटर्मिनेंट तो 27 है, इसको 1/27 लिख लें। ay अब कैसे बनाया जाएगा? अब आपने इस सिस्टम में से y के कोफिशिएंट्स को स्किप कर देना है, x के वैसे ही y की जगह पे ये वाले कोफिशिएंट्स आ जाएंगे कांस्टेंट वाले, और z वाले वैसे ही। सो x के कोफिशिएंट्स 2, 3, 5, y के कोफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे कांस्टेंट टर्म्स लिखेंगे 3, 1, 2, और z के कोफिशिएंट वैसे ही लिख दिए जाएंगे। तो अगेन ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अब आपने फिर इसको उसी पैटर्न पे सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा 27 पे डिवाइड करेंगे, तो इस तरह स्टूडेंट ये आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हम आगे नेक्स्ट यहाँ मूव करते हैं। सो y इज इक्वल टू 1/27, और ये आपने वही रो 1 का फॉर्मूला पहले लिखना है, और फिर इसमें वैल्यूज लगा देनी है। a11 की जगह 2 है, m11 पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे तो 1 - 2, 2 - 3, a12 की जगह पे 3 है, m12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे 3 - 2, 5 - 3, और a13 की जगह पे 1 है, और m13 जो है वो आपने पहली रो थर्ड कॉलम को स्किप कर देना है। पहली रो थर्ड कॉलम स्किप करेंगे तो 3, 1, 5, 2। सो 1/27, 2 into -3 + 4, -9 + 10, 6 - 5, 1/27, 2 into 1, 1, 1। So 1/27, 2 - 3 + 1, so 1/27, 2 + 1 3, 3 - 3 0, 0 divided by 27 0, so y is equal to 0। इस तरह y की वैल्यू आपको स्टूडेंट 0 मिल जाएगी। तो हमने सिस्टम में जो 3 वेरिएबल थे x, y, z, उसमें x की वैल्यू भी फाइंड कर ली क्रैमर रूल से, y की वैल्यू भी फाइंड कर ली क्रैमर रूल से। क्लियर स्टूडेंट? तो ये मैं आपको पेज बना के दे रहा हूँ कि क्वेश्चन 1, 2, 3 पेज हमने पहले नोट कर लिया हुआ है। अब ये हमारा पेज 4 बन गया है।
पेज 4 हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, पेज 4 हमारा ये बन गया है, ये हमारा पेज 5 बन गया है और ये हमारा पेज 6 बन गया है। इसी तरतीब से, इसी सीक्वेंस से आपने ये नोट करने हैं। जैसे ही y फाइंड हो जाएगा स्टूडेंट, तो अब आपका नेक्स्ट टारगेट है टू फाइंड z। उसके लिए फिर उसी तरह वी नो दैट z का फॉर्मूला आप लिखेंगे a z डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, 1 ओवर a डिटर्मिनेंट, वो वैल्यू लगा देंगे। a डिटर्मिनेंट तो 27 है, a z आप पहले बनाएंगे। अब a z अब z है तो z का कॉलम छोड़ देंगे, x का कॉलम वैसे ही, y का कॉलम वैसे ही, 2 3 5 2 माइनस 2 1, और z के कॉलम की जगह आप कांस्टेंट का कॉलम लिखेंगे 3 1 2, तो ये आपका a z डिटर्मिनेंट बन जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट ये a z डिटर्मिनेंट जो है वो फिर 3/3 है, आपने फिर उसी ट्रेडिशनल वे से इसको सॉल्व करना है। सो 1 ओवर 27 a11 m11 a12 m12 a13 m13, तो ये आपके पास a11 का मतलब 2, m11 पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दें, m12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दें, और a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 3 माइनस 2 5 1, तो स्टूडेंट 1 ओवर 27 2 इंटू माइनस 4 माइनस 1 6 माइनस 5 3 प्लस 10, 1 ओवर 27 इंटू माइनस 10, ये माइनस 5 हो गया और इससे मल्टीप्लाई होके माइनस 10, 6 माइनस 5 1 माइनस 2, 10 प्लस 3 13 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 26, तो ये आपके पास इसको ज़रा चेक कर लें, इसमें गड़बड़ है। 3 1 3 प्लस 10 13 इंटू 3, सॉरी 13 इंटू 3 आपके पास होता है 39, तो 39 माइनस 12 एंड दैट इज़ 27, so 27 over 27 that is 1, so the value of z is equal to 1। तो स्टूडेंट क्रैमर रूल इज़ नाउ कंप्लीट। आपने तीनों अननोन की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, फिर आप वो इस तरह फाइनल कर दें। सो x इज़ 1, y इज़ 0 एंड z इज़ 1, ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर लॉन्ग पार्ट आया है। 3 चैप्टर में से एक ही लॉन्ग पार्ट आना होता है 5 मार्क्स का, तो ये वाला भी अक्सर लॉन्ग पार्ट आ चुका है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम 3.5 एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं जिसमें हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम और होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करना सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने नॉन होमोजीनियस के क्वेश्चंस को टारगेट किया हुआ है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम के क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है, क्रैमर रूल, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और एशेलॉन मेथड। इसमें क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड ये आपके पुराने हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, तो उन्हीं को ही हम रिकॉल कर रहे हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ 3 वेरिएबल का सिस्टम आपको दिया जा रहा है। तो पहला स्टेप क्या है क्रैमर रूल का, कि आपने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये जो वर्किंग रूल है ना, इसको हम वर्किंग रूल कहते हैं कि हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ये आपके माइंड में होना चाहिए। मतलब क्या आपके माइंड में होना चाहिए ये मैं बता रहा हूँ, इसको जरा केयरफुली सुने। क्रैमर रूल से जब कोई सिस्टम सॉल्व करना है नॉन होमोजीनियस, तो आपका पहला स्टेप क्या है कि उसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, ये पहला स्टेप। फिर आपने क्या करना है, उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये दूसरा स्टेप। डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आना चाहिए तो क्रैमर रूल एप्लीकेबल, ज़ीरो आ गया तो नॉट एप्लीकेबल। फिर रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या है कि सिस्टम को देख के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है कि उस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, 2 स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है कि डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आना चाहिए, यानी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। नॉन ज़ीरो आएगा तो क्रैमर रूल को कंटिन्यू किया जाएगा, अगर ज़ीरो आ जाएगा तो हम कहेंगे क्रैमर रूल जो है वो नॉट एप्लीकेबल, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल यूजिंग क्रैमर रूल। क्लियर?
ये 3 स्टेप हो गए। अब अगर क्रैमर रूल एप्लीकेबल है तो फिर क्रैमर रूल अप्लाई किया जाएगा। क्रैमर रूल कहता है कि x की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड हो जाएगी किस फॉर्मूले से, ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, z की वैल्यू फाइंड हो जाएगी az डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया होगा, ax डिटर्मिनेंट, ay डिटर्मिनेंट, az डिटर्मिनेंट, ये 3 आपको फाइंड करने पड़ेंगे। और ax का मतलब है कि आपने x का कॉलम स्किप कर देना है, उसकी जगह कांस्टेंट का कॉलम इंसर्ट करना है, y और z की कॉलम एज इट इज़, तो ये ax बन गया। 3/3 का होगा, उसको उसी तरह सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट इस फार्मूला से। ay के लिए y का कॉलम स्किप कर देंगे और उसकी जगह कांस्टेंट लाएंगे, और z के लिए z का कॉलम स्किप कर देंगे, उसकी जगह कांस्टेंट लाएंगे, और वो 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट जिस रूटीन से सॉल्व करते हैं उसी तरह सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो डिनोमिनेटर में ओरिजिनल a डिटर्मिनेंट की वैल्यू से उसको डिवाइड करके आपको x, y, z की 3 वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, तो आपका वो सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं स्टूडेंट इसको थोड़ा सा पीछे रिवाइज करता हूँ कि क्योंकि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड हो गया है, x की वैल्यू 1 आ गई है, y की वैल्यू 0 आ गई है और z की वैल्यू 1 आ गई है, तो लिहाजा इस सिस्टम को मैं कंसिस्टेंट सिस्टम भी कह सकता हूँ। तो हो सकता है कि पेपर में ये प्रूव करना आ जाए कि ये सिस्टम है, सो प्रूव दैट दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि आपने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है किसी भी मेथड से, और उसके बाद सोल्यूशन फाइंड होना चाहिए x, y, z की वैल्यूज़ कोई ना कोई नोन वैल्यूज़ आनी चाहिए, जैसे 1 एक नोन वैल्यू है, 0 एक नोन वैल्यू है, और फिर 1 आई है तो वो भी एक नोन वैल्यू है। तो इस तरह आप किसी भी सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये जो सिस्टम है क्रैमर रूल के थ्रू सॉल्व किया है और इससे सोल्यूशन फाइंड हो गया है, तो लिहाजा इस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट सिस्टम भी कहते हैं। हालांकि उसने इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन मैंने आपको एहतियातन बता दिया है कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ चुका है, इसलिए इसको कंसिस्टेंट सिस्टम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट इसको आप कंप्लीट कर लें, फिर आगे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, होपफुली आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम दिया है, मैंने थर्ड पार्ट सेलेक्ट किया है, और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो यूजिंग मैट्रिसेस मेथड हमने फाइंड करना है। फाइंड सोल्यूशन यूजिंग मैट्रिसेस मेथड। क्लियर स्टूडेंट? मैट्रिसेस मेथड का मतलब होता है कि आपने x इज इक्वल टू a इनवर्स b वाली टेक्निक से सॉल्व करना है। अब आपको बाउंड किया गया, तो जब इस मेथड से हमें क्वेश्चन को करना हो और नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन हो, तो इसमें सबसे पहला होता है कि हमने उस सिस्टम को देख के मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ 1 इज, मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनाती है कि उस सिस्टम को आप मैट्रिक्स के अंदर शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले आप वही कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें हम इक्वल के जो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल हैं x, y, z, उनके सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखेंगे। 1 1 0 1 0 -1 0 2 -3, ये आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिया। सॉरी 1 1 0 ये 2 है, 2 0 -1 और 0 2 -3। फिर ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन, ये कॉलम मैट्रिक्स ही हर सूरत में होता है, क्योंकि फिर ही इनका प्रोडक्ट अगर आप करें तो ये वापस ये जनरेट हो जाता है। x y z इज अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। फिर इक्वल का साइन, और इक्वल के साइन के बाद ये जो कांस्टेंट है इसका कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट 2 1 -1। सो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम, गिवन नॉन होमोजेनियस सिस्टम। आपने जब भी इस मेथड से सॉल्व करना है तो आपने सबसे पहला काम होगा आपको मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ 1 बनानी पड़ेगी। उसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बनेगा, उसमें कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल भी बनेगा, उसमें कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट भी बनेगा। फिर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम A रखेंगे, अननोन जो कॉलम मैट्रिक्स उसका नाम x रखेंगे, और जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है उसका नाम B रखेंगे। तो AX इज इक्वल टू B, ये एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी।
मैट्रिक्स इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। जब ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी तो हमारा तो टारगेट है ये कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन जो है ये फाइंड करना। तो स्टूडेंट आपको फिर इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए a को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना होगा। a इधर प्रोडक्ट हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइड को अगर ऊपर ले आए तो वो इन्वर्स बन गया, तो इन्वर्स की सूरत में ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, तो x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, दिस इज योर मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी ये वाली इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। इसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन कहेंगे। एक बात का बहुत ख्याल रखना है, a x के लेफ्ट साइड पे है तो a का इन्वर्स इस तरफ आके b के लेफ्ट पे ही रहेगा, बिकॉज मैट्रिसेस में कॉम्यूटेटिव लॉ प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करता, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो अगर आप इसको बी ए इन्वर्स कर देंगे, बी पहले ए इन्वर्स बाद में, तो वो गलत होगा, वो आंसर जो आएगा वो हमारा इसका सोल्यूशन डेफिनेटली नहीं होगा। तो इस बात का ख्याल रखना है मैट्रिसेस में कि जो चीज़ लेफ्ट पे है वो दूसरी तरफ भी लेफ्ट पे ही रहेगी, जो राइट पे है वो दूसरी तरफ पे राइट पे ही रहेगी। तो ये इक्वेशन आ गई। अब हम एक्स हमें उस वक्त मिलेगा जब हम a का इन्वर्स फाइंड करके उसको b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब हमें x की वैल्यू मिलेगी। ये मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड है। तो हमारा अब टारगेट इस क्वेश्चन में क्या आ गया है, a इन्वर्स फाइंड करना। ये हमने a मैट्रिक्स इस पहले वाले को कहा है, तो हमने इसको अलग कर लेना है टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट, और हमारा टारगेट सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट पे आ जाएगा। 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3। तो एक्सपैंड बाय रो 1, सो ए डिटर्मिनेंट a11 m11 a12 m12 a13 m13। a11 1 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और a13 0 है तो वो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। 1 इंटू 0 + 2 -6 -0 +0, सो 2 -1 इंटू -6, 2 + 6 एंड दैट इज 8 नॉट 0। सो ए डिटर्मिनेंट का आंसर स्टूडेंट 8 आ गया है, 0 नहीं आया। तो अगर 0 आ जाएगा तो हम क्वेश्चन को यहाँ स्टॉप कर देंगे, हम कहेंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। अब क्योंकि 0 नहीं आया है तो क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इसका अब सोल्यूशन पॉसिबल होगा। ये बात का ख्याल रखना है। क्रैमर रूल और ये मैट्रिसेस मेथड दोनों में अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, और अगर 0 ना हो तो सोल्यूशन पॉसिबल है। फिर आप आगे मूव करेंगे। इसलिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही चेक करना है। ये ना हो कि हम पहले कुछ और चीज़ें कर लें, एंड पे डिटर्मिनेंट को चेक करें और पता चले कि इसका तो सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं था, तो हम सारा अपना टाइम किल कर चुके होंगे। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो एक दफ़ा इसको केयरफुली देख लें, कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि क्वेश्चन ये लेंथी होते हैं और केयरफुली आपने हैंडल करनी है। a11 का मतलब 1 है, m11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, 0 -1 2 -3 फिर -1, और m12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, तो 2 -1 0 -3, और a13 0 है तो इसलिए m13 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इनको हमने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया। सो 8 इज़ योर डिटर्मिनेंट। अब स्टूडेंट जब हम डिटर्मिनेंट a फाइंड कर लेंगे और वो नॉन ज़ीरो आया है, तो अब हम आगे अपना टारगेट ये चूज़ करते हैं कि हमें, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू उस वक्त फाइंड होगी जब आप a इनवर्स फाइंड कर लेंगे। सो नेक्स्ट टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। डिटर्मिनेंट जब फाइंड हो गया है तो अब हमने इनवर्स पे जाना है। इनवर्स फाइंड करने की हमारे पास बहुत सी टेक्निक्स हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। उसमें से नंबर 1 टेक्निक जो है वो हमारी वही जो ट्रेडिशनल फार्मूला है, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, और जो सेकंड टेक्निक हमारी है वो है हमारी रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस की। तो हमने स्टूडेंट क्या करना है कि हम अपना वही एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट के फार्मूला से करते हैं। तो वी नो दैट A इनवर्स इज 1 ओवर डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट A। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें कि हम इस फार्मूला से इनवर्स फाइंड करते हैं। इस फार्मूला को 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक A डिटर्मिनेंट की, वो 8 है, दूसरी एडजॉइंट की। अब A डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके हैं,
और जॉइंट जो है वो हमने अभी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट के लिए पहले आ जाते हैं कि एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे। सो टू फाइंड एडजॉइंट ए फर्स्ट। सो एडजॉइंट ए आपको मैंने जो हमने 3.3 एक्सरसाइज की थी उसके अंदर हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि एडजॉइंट किस तरीके से फाइंड किया जाएगा। उसका एक ट्रेडिशनल फार्मूला है, हमने वो यूज़ करना है, उसको आप थोड़ा रिकॉल कर लें। ऑल कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, so matrix of all cofactors and then its transpose। so ये तरीके से जब आप नया मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो वो हमें एडजॉइंट खिलाएगा इन केस ऑफ 3/3। तो 3/3 के केस में जब आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो देन हम इनवर्स की तरफ मूव कर सकते हैं। तो अब एडजॉइंट आपने फाइंड करना है। अब इससे आगे का जो वर्किंग रूल है वो मैं फिर एक दफ़ा आपको रिपीट कर दूं कि दो तरीके हैं, या तो आप ये सारे माइनर्स को पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनाएं, या फिर आप रफ वर्क में ये करके आप वैल्यूज़ डायरेक्ट लगा सकते हैं। जब क्वेश्चन बहुत लेंथी आ जाएँ तो आप ये माइनर्स वगैरह की वैल्यूज़ रफ वर्क में कैलकुलेट करें और यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कर दें और देन ट्रांसपोज लें तो एडजॉइंट आएगा। तो मसलन M11 हम सबसे पहले फाइंड करेंगे और उसकी वैल्यूज़ लगाएंगे। सो M11 के लिए आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पे आ जाएं। M11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, आपके पास ये चीज़ आ गई। इसको रफ वर्क में आप समझ लें कि ये आप कर रहे हैं, ये M11 है आपका। तो 0 + 2, तो यानी M11 की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आपने M11 की जगह पे 2 लगा देना। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह आपने अब नेक्स्ट आना है M12। M12 का मतलब है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दें, आपके पास रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो 2 -1 0 -3। इसको सॉल्व करें तो दिस इज -6 -0, -6 है, एक माइनस यहाँ पे है तो ये +6 हो गया। तो इस तरह आपने M12 की वैल्यू भी ये सारी वैल्यूज़ रफ वर्क में कैलकुलेट कर लें और रफ वर्क में कैलकुलेट करके इस मैट्रिक्स में डायरेक्ट अप्लाई कर दें। M11 फाइंड कर लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये 4 एलिमेंट्स, 2/2 का डिटर्मिनेंट, ये 0 हो गया और ये आपका +2 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। फिर माइनस साइन और M12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप करें तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स आ गए और उन 4 एलिमेंट को कैलकुलेट किया तो उनसे -6 बन रहा है, वो एक माइनस ऑलरेडी है तो जिसकी वजह से वो +6 हो गया। फिर नेक्स्ट M13 है, 13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप कर दें। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को जब आप स्किप करेंगे तो 2 0 0 2, ये आपका डिटर्मिनेंट बन जाएगा, ये आपका 4 - 0 तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये मैंने इसी तरह आपको पहली रो के एलिमेंट्स मैंने आपको फाइंड करके इसमें अप्लाई कर दिए हैं। तो इसी तरह हम आपने बाकी एलिमेंट्स को भी फाइंड करना है। नेक्स्ट M21 है, 21 का मतलब है कि आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दें। सेकंड रो ये बनती है, फर्स्ट कॉलम ये बनता है, स्किप किया, आपके पास 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स रह गए 1 और उसी सीक्वेंस में ही आपने यहाँ लिखने हैं। तो ये आपके पास M21 के लिए ये 4 एलिमेंट्स जो हैं वो बच जाते हैं। सो -3 × 0, ये 2/2 का ट्रेडिशनल वे है, आप सॉल्व करें -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस फार्मूले का 2 0 0 तो -3 रह गया, एक माइनस ऑलरेडी है सो यू हैव +3। तो इस तरह आपके पास M21 की वैल्यू भी फाइनल हो जाएगी जो कि 3 है। सिमिलरली M22 पे जाएं, सेकंड रो सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, जो बाकी रह जाएगा वो लिखेंगे 1 0 0 -3। तो इसको सॉल्व करेंगे, -3 आगे 0 आ जाएगा तो ये आपके पास M22 की वैल्यू -3 आ गई। क्लियर? तो स्टूडेंट ये मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ बातें कि ये जो 3.5 एक्सरसाइज है ये हमारी मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन है और 70% जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज में से आने के चांस होते हैं। और ख़ास तौर पे ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाले बोर्ड एग्जाम में ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं, थोड़े से लेंथी हैं तो इसलिए आपको बी पेशेंस, इसको बिल्कुल पेशेंस से इसको आप समझें भी और साथ प्रैक्टिस भी करें, फिर आप इस पर ग्रिप हासिल करेंगे। सो नेक्स्ट M23 है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को स्किप कर दें, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम आपके पास 1 2 3 4, सो 2 - 0 दैट इज 2, एक माइनस वहाँ खुद है तो फिर ये -2 हो जाएगा।
तो ये M23 की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह सेकंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। सो नाउ थर्ड रो M31, 31 का मतलब है कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, पहली नोटेशन जो है वो रो की है और दूसरी जो है वो कॉलम की है। सो M31 का मतलब है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, स्किप कर दें, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपको ये 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 1 2 0, तो 0 -2, तो ये -2 आपके पास M31 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आगे M32 है, सो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 0 2 -1, तो -1 -0 -1 आंसर आ रहा है, माइनस और एक माइनस वहाँ पहले है तो ये +1 हो गया। इस तरह आपने M32 कंप्लीट कर लिया। नाउ फाइनली M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करें तो आपके पास 1 1 2 0, तो ये आपके पास -2 बन रहा है, तो यहाँ आप -2 लिख देंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपने स्टूडेंट माइनर्स का जो है वो कंप्लीट कर लिया। माइनर्स जब फाइंड हो जाएंगे तो फिर ट्रांसपोज लेना बाकी है अभी। सो नाउ टेकिंग ट्रांसपोज, सो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें। सो दिस मैट्रिक्स इज नाउ कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स अब फाइंड कर लिया है। तो बेसिकली टारगेट हमारा क्या था? ए इनवर्स। ए इनवर्स स्टूडेंट कैसे फाइंड होता? एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट फाइंड हो चुका है। अब इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज आप 3 फार्मूला में अप्लाई करें, सो यू गेट द रिजल्ट ए इनवर्स। तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। यहाँ तक स्टूडेंट आप लोग नोट कर लें, मैं इतने हिस्से को रिपीट भी कर देता हूँ और उसके बाद फिर हमें आगे यहाँ पे इसको अरेज करके आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ तक आपको 1-2 मिनट हैं आपके पास, उसको आप नोट कर लें, अच्छी तरह इसको देख लें। मैं फिर उतनी देर में एक दफ़ा इसको रिपीट करता हूँ। तो टारगेट क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2 है, 3.5 एक्सरसाइज है, थर्ड पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है, लॉन्ग क्वेश्चन है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम हमें गिवन है और हमने इसको मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करना है। ये हमें क्वेश्चन में बाउंड किया गया है। तो मैट्रिसेस मेथड से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप स्टूडेंट क्या है कि आपने उसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। मैट्रिक्स फॉर्म क्या है कि उस सिस्टम को देख के आप सारे सिस्टम को मैट्रिक्स की शक्ल में लेके आएंगे। अब वो मैट्रिक्स की शक्ल सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स की शक्ल बनाई जाएगी। एक्स वाई जी के जो कोफिशिएंट हैं तीनों इक्वेशंस में आपने उसी तरतीब में, जो पहली इक्वेशन में है वो पहली रो में, जो सेकंड में है वो सेकंड रो में, जो थर्ड में है वो थर्ड रो में वो लिखे जाएंगे। तो इस तरह ये मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर उसके साथ एक्स वाई जी का कॉलम मैट्रिक्स, ये हर सूरत में अननोन का कॉलम मैट्रिक्स ही बनेगा, क्योंकि फिर ही इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो वापस ये जनरेट कर सकता है। क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फॉर्म है, इससे वापस हम ये हासिल भी कर सकते हैं और इससे हम वापस मैट्रिक्स फॉर्म में भी जा सकते हैं, ताकि ओरिजिनल क्वेश्चन को भी कोई फ़र्क ना पड़े ऐसा करने से। फिर इक्वल का साइन एक यूज़ करना है 3 की जगह आपने, और दूसरी तरफ जो कांस्टेंट है उसका कॉलम मैट्रिक्स बना दिया जाएगा। तो इस फॉर्म को हम मैट्रिक्स फॉर्म कहते हैं। जब भी हमने मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करना है, हमारा पहला स्टेप यही होगा कि हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। अब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, जो कोफिशिएंट्स का, उसका नाम ए रखेंगे। नॉर्मली कोई और भी नाम रखा जा सकता है, लेकिन हम एक बुक में जो पैटर्न यूज़ किया है उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो हमने इसको ए मैट्रिक्स कह देना है, जो कॉलम मैट्रिक्स है उसको एक्स कहना है, कैपिटल एक्स, और उसको हमने बी मैट्रिक्स कह देना है। क्लियर स्टूडेंट? फिर हमारा टारगेट, क्योंकि एक्स वाई जी फाइंड करना है, तो हमने इसका मतलब है कि हमने ये कैपिटल एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। कैपिटल एक्स मैट्रिक्स के लिए ए को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। ए राइट इस एक्स के लेफ्ट पे है, तो इसका इन्वर्स भी दूसरी तरफ लेफ्ट पे ही होगा। तो लिहाजा एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। स्टूडेंट ये हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी। ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये हमारा फाइनल टारगेट है कि हमें एक्स उस वक्त मिलेगा जब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे और उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट हमने ए इनवर्स सब फाइंड करना हमारा टारगेट है। उसके लिए पहला स्टेप है कि आपको ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो आपने फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट के बाद हमें इनवर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो हमने अब एडजॉइंट फाइंड करना है। ये एडजॉइंट की डेफिनेशन है, 3.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 में हमने ये किया था। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद हमने उसका ट्रांसपोज, ये सारी एंट्रीज रफ वर्क में कैलकुलेट करके मैंने यहाँ डायरेक्ट लगा दी हैं। फिर ट्रांसपोज लेना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है, तो ये एडजॉइंट आ जाएगा।
और जॉइंट जब आ जाएगा तो उसके बाद हमारे पास इन्वर्स अब फाइंड हो सकता है। तो स्टूडेंट अब हमने इन्वर्स की तरफ मूव करना है, तो मैं यहाँ से क्वेश्चन को रेज कर रहा हूँ। इन्वर्स अप्लाई वैल्यूज in 3. So A inverse is 1 over determinant यानी 1 over 8 into adjoint matrix 2 3 minus 2 6 minus 3 1 4 minus 2 minus 2। तो ये हमारा इन्वर्स फाइंड हो गया। इन्वर्स फाइंड जब हो जाएगा तो अब हमने वो वैल्यू 2 में आके अप्लाई करनी है। नेक्स्ट पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। सो x इज इक्वल टू A इनवर्स, A इनवर्स मैट्रिक्स लिखें इनटू B मैट्रिक्स। B मैट्रिक्स कौन था? ये कांस्टेंट का जो कॉलम मैट्रिक्स है 2 1 -1। इसका मतलब है कि x उस वक्त फाइंड होगा जब ये दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो जाएंगे और फिर उनके आंसर को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो फिर हमें x मैट्रिक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। सो नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1/8 और अब आप इनको करेंगे मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट ये ऑर्डर 3/3 है, ये ऑर्डर 3/1 है। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट हो और उनको आपने मल्टीप्लाई करना हो तो प्रिंसिपल क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स की रोज की तादाद के इक्वल हो, वो इसमें है। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो रेस्ट ऑफ द मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3/1 होगा, यानी जो आपके पास आंसर आएगा वो 3/1 ऑर्डर का आएगा, यानी 3 रो 1 कॉलम। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये प्रोडक्ट का जो है वो प्रिंसिपल है। सो 2 × 2 4, फिर प्लस होता है फॉर्मूले में 3 × 1 दैट इज 3, फिर प्लस होता है फॉर्मूले में -2 × -1 दैट इज +2। तो ये आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरह सेकंड रो और आपका फर्स्ट कॉलम 6 × 2 12 प्लस -3 प्लस -1, -3 × 1 ये हो जाएगा, 1 × 1 ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 8, फिर प्लस -2 फिर +2। सो 1/8 4 3 7 और 2 9, 4 + 3 7 + 2 9 हो जाएगा। और ये -3 -1 -4 12 - 4 दैट इज 8, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 8 आ जाएगा। अब आप 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 9/8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू x। x मैट्रिक्स जो है वो हमारा अननोन का था x y z। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो पहली वैल्यू x की होगी, देन बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में ये अलाउ है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हों तो आप पहले एलिमेंट को पहले के इक्वल, दूसरे को दूसरे के इक्वल, तीसरे को तीसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो इस तरह x की वैल्यू 9/8, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू भी 1 आ गई। तो ये हमारा एज रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो यहाँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होगा। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो हमने 3.5 के कंप्लीट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 3 आपका होमवर्क क्या है कि 1 क्वेश्चन के बाकी 2 पार्ट आप ग्रामर रूल से करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के भी पहले 2 पार्ट आप मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड से करेंगे, जिसमें आपको ये A इन्वर्स और ये एडजॉइंट फाइंड करने की प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो स्टूडेंट इसमें जो मेथड हमने यूज़ किया है इन्वर्स फाइंड करने के लिए, वो अगर किसी ने हमारे पहले लेक्चर अटेंड नहीं भी किए तो 3.3 का जो क्वेश्चन है 13 वो भी इस तरीके से हो जाएगा, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है 3.4 का वो भी इस मेथड से हो जाएगा, जिसमें इन्वर्स को एक दफ़ा दोबारा समझे मैंने रिवाइज़ कर दिया है, दोबारा रिपीट कर दिया है कि इन्वर्स कैसे फाइंड होता है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत अहम है, इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करें, इन पे मेहनत चाहिए, यूनिक नोट से हेल्प लें इनके रिमेनिंग पार्ट्स करने के लिए। यही मेथड आपको वहाँ भी मिलेगा और इसी तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे होंगे। शाबाश, 1 मिनट है, इसको आप नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।